नमस्कार भाई लोग, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम बात कर रहे थे दरोगा के, बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कर रहे थे, सेट प्रैक्टिस है ना। और उसमें से कुछ क्वेश्चन कुछ सेट कर चुके हैं, तो उसको नहीं देखें तो उसको जाकर देखिए। और आज जो कर रहे हैं, मतलब पिछले बार जो कर रहे थे वो कर रहे थे, ये आपका मेंस का सेट था है ना। और ये पूछा हुआ था 29/11/2020, मतलब कि 29/11/2020 में जो मेंस का पेपर हो चुका है ना, उसका कुछ पार्ट मतलब 1 से 25 क्वेश्चन तक हो चुका है। और आज होगा 25 से लेकर के 50 तक है ना। एक बार में 25 से 50 मतलब 25 क्वेश्चन ही करते हैं, क्योंकि 25 क्वेश्चन में ही लगभग 1 घंटा टाइम लग जाता है ना। और 1 घंटा से अधिक आपको थोड़ा सा इरिटेट करेगा देखने में भी, ठीक ना। हालांकि बाद में फिर कंबाइन करके मिला देंगे ना। तो आप आज देखें कहाँ से कहाँ तक। ये वाला क्वेश्चन जो सेट रहेगा बिहार एसआई मेंस का सेट रहेगा, जो 26 से लेकर के 50 तक क्वेश्चन तक आज का रहेगा डिस्कशन। और डिस्कशन रहेगा पूरा फुल का फुल है ना, डिटेल में एक्सप्लेनेशन रहेगा। तो आइए शुरू किया जाए यहाँ से है ना। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 26 में है कि मुगल दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन था जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक विभाग स्थापित किया था, है ना। मुगल काल से संबंधित और मुगल काल के जो चित्रकार था उससे संबंधित हमेशा क्वेश्चन पूछता रहता है। चित्रकार किसके कार्यकाल में था, है ना, उसका उपाधि क्या दिया गया था, वो कौन सा काम किया था, इस तरह के सवाल हमेशा पूछता रहता है। तो मुगल काल से जितने भी चित्रकार फेमस रहे हैं उस सब के बारे में हम बोल देंगे, थोड़ा सा ध्यान से रखेंगे। अच्छा, इसका पहले आंसर कर लेते हैं है ना। क्वेश्चन था क्या, मुगल दरबार में चित्रकार कौन था जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का पृथक विभाग बनाया था, स्थापित किया था। इसका आंसर होगा अब्दुस समद। अब्दुस समद जो है ना, इसके कार्यकाल मतलब इसके देख रेख में ही अकबर अलग विभाग के स्थापना किया था, ठीक ना। आइए अब बात करते हैं थोड़ा सा इसमें डिटेल से। देखिए, मुगल काल में जो चित्रकार था है ना, उसमें आप जिसे बताएंगे ट्रिक मतलब ट्रिक टाइप का हो जाएगा, वैसे अलग जाएगा आपको है ना। देखिए, अगर हम बात करते हैं हुमायूं के, है ना, तो हुमायूं 3 शब्द का लिखा हुआ है। हुमायूं लगभग 3 शब्द का लिखा हुआ है ना। तो 2 नाम आता है चित्रकार का जो 3 शब्द का ही होता है ओरिजिनल रूप से, है ना। तो जहां पे 3 शब्द का तुमको नाम दिखे, खास करके चित्रकार, समझिएगा कि हुमायूं का था, है ना। जैसे देखिए, हुमायूं जो है ना, ईरान से लाया था 2 चित्रकार को, ईरान देश से लाया था 2 चित्रकार को। इसका एक तो नाम यही था अब्दुस समद, है ना, एक का तो नाम यही था अब्दुस समद, ठीक ना। एक का तो नाम यही था अब्दुस समद, और एक था हुसैन, और एक का नाम था आपका सैयद अली। एक का नाम था आपका क्या, सैयद अली, ठीक ना, सैयद अली इसका नाम था, ठीक ना। तो इधरों अगर रखना है, ये हुमायूं के कार्यकाल में आया था। और आपको पता है कि हुमायूं के बाद आया था अकबर, तो अकबर के कार्यकाल में भी इधरों था, लेकिन ध्यान रखेंगे हुमायूं के कार्यकाल में आया था, अकबर के कार्यकाल में भी ये था। और यही अब्दुस समद के देख रेख में जो है अकबर अलग विभाग की स्थापना किया था, ठीक ना। अब यहाँ से कुछ सवाल और बनता है। सबसे पहले बनेगा कि ये दोनों किसके दरबार में आया था, तो ध्यान रखेंगे हुमायूं के दरबार में आया था और अकबर के दरबार में भी रहा है। अकबर के दरबार में मतलब उसके कार्यकाल में भी काम किया है ना। और ये लाया था कहां से, तो ईरान से लाया था, ठीक ना। अब देखिए, अब्दुस समद जो है ना, अब्दुस समद को जो एक उपाधि दिया गया था जिसको बोलते हैं सीरी कलम। अब्दुस समद को एक उपाधि दिया गया था सीरी कलम। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कि सीरी कलम की उपाधि किसको दिया गया था। ध्यान रखेंगे अब्दुस समद को, अब्दुस समद को दिया गया था क्या, सीरी कलम के उपाधि। और सैयद अली को भी दिया गया था एक उपाधि जिसको बोलते हैं नादिर उल उस्र, है ना, नादिर उल उस्र, इसका उपाधि दिया गया था किसको, सैयद अली को। तो दोनों क्वेश्चन हम यहाँ याद रखेंगे, ठीक ना। हुमायूं कार्यकाल में ईरान से लाया गया था, ये सब उपाधि था, है ना। और अकबर के कार्यकाल में भी रहा था। अब अकबर के कार्यकाल में जो 2 प्रमुख चित्रकार का नाम आता है, हम ना, देखो हम शुरू में बोले थे क्या कि हुमायूं 3 शब्द, तो अब्दुल समद भी 3, अब्दुल में भी 3 शब्द, तो सैयद में भी 3 शब्द, तो ऐसा रखना है, ठीक ना। अकबर देखो 4 शब्द का है, तो अगर नाम तुमको दिखे चित्रकार का 4 शब्द का नाम दिखे तो समझना कि वो जो है ना, वो किसका कार्यकाल का रहेगा, वो रहेगा अकबर के कार्यकाल का, है
है ना। जैसे देखो, एक रहेगा दसवंत, है ना, एक रहेगा नाम दसवंत और एक का नाम रहेगा बसावन। देखिए तो दसवंत 4 अक्षर के, बसावन 4 अक्षर के। तो दसवंत और बसावन जो चित्रकार था वो किसके कार्यकाल के मतलब कार्य कर रहा था ओरिजिनल रूप से, तो हो जाएगा क्या, अकबर के कार्यकाल में, है ना। 2 गो चित्रकार यहाँ से और 2 गो यहाँ से, 4 हो गया। और आते हैं जो बहुत बार पूछता रहता है क्वेश्चन, हमेशा ये सब तो क्वेश्चन हमेशा पूछते ही रहता है, एक और होता है हुमायूं हो गया, अकबर हो गया, और अब आते हैं आपका जहांगीर से, है ना। जहांगीर के लिए आपको स्पेशल ट्रिक बता देते हैं, उसका रखना है। जहांगीर के कार्यकाल में बहुत सारे चित्रकार थे, 4-5 को फेमस था, है ना। तो उस सबको हर हाल में रखना है, क्योंकि उससे पापा सवाल पूछते रहता है। यहाँ तो हम कर दिए 3 अक्षर का रहेगा तो ये दोनों, 4 अक्षर का रहेगा तो ये, लेकिन हुमायूं का ट्रिक अलग से याद रखिएगा, ठीक ना। देखिए उसमें ट्रिक आपको याद रखना है ना कि अबू मामू, उसमें अच्छा दिख रहा है ना, नीचे दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। अब रखना है अबू मामू बिशन से शादी जमा, अबू मामू बिशन से शादी जमा, ये ट्रिक याद रखेंगे तो मतलब कि इसमें जहांगीर के कार्यकाल में जितने चित्रकार थे वो सब आ जाएगा इस ट्रिक में, है ना। अबू मामू बिशन से शादी जमा, देखो क्या क्या है। अबू से हो जाएगा अबुल हमद, है ना। अबू से हो जाएगा अबुल, है ना, हमद, है ना। मां से हो जाएगा मंसूर, मां से रखना है मंसूर, और मुंह से रखना है मुराद, ठीक ना। मंसूर और मुराद, और बिशन से रखना है बिशन दास, मतलब कि अब्दुल समद, है ना। यहाँ तो अब्दुल समद हो गया, अबुल हसन है यहाँ पे क्या है, अबुल हसन, मंसूर, मुराद और बिशन दास। ये चारों चित्रकार जो था जहांगीर के दरबार में रहता था, जहांगीर के कार्यकाल में कार्य करता था। चारों को पकड़ना है तो 4 चित्रकार यहाँ से, 2 गो हुमायूं से और 2 गो अकबर से, इस मतलब 4-4 8 गो हो गया। 8 चित्रकार का नाम रखिएगा तो आपसे संभवतः कि हर प्रकार का क्वेश्चन बन जाएगा। कुछ चित्रकार और था जो इतना मुनन नहीं है, है ना। अब देखो यहाँ से कुछ सवाल और बनेगा कि अबुल हसन जो था इसका उपाधि क्या दिया गया था, तो ध्यान रखेंगे अबुल हसन को उपाधि दिया गया था नादिर उल जमा, है ना। इसका उपाधि दिया था क्या, नादिर उल जमा रखेंगे, है ना। देखो यहाँ पे लिखे हैं शादी जमा, तो जमा से रखना है कि सबसे जो लास्ट है वो आ रहा है पहले वाला में, नादिर उल जमा रहेगा तो अबुल हसन, है ना। और शादी को उर्दू में बोलते हैं उस्र, है ना। तो अगर रहेगा उपाधि नादिर उल उस्र के उपाधि तो ये मिला था मंसूर को, नादिर उल उस्र के उपाधि किसको मिला था, मंसूर को मिला था, मंसूर को। तो उपाधि और चित्रकार मतलब किस चित्रकार को उपाधि दिया गया था, ये दोनों बता रखना है यहाँ से, है ना। नादिर उल जमा रहेगा तो अबुल हसन के, और नादिर उल उस्र रहेगा तो मंसूर के, सीरी कलम रहेगा तो अब्दुल समद के। नादिर उल उस्र, देखो नादिर उल उस्र इसका भी उपाधि सैयद अली के भी, ध्यान रखना है ना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन इससे बनता है यहाँ चित्रकार वाला से, ठीक ना। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में तो आपका ये मैथमेटिक्स दिया हुआ है, इसको बढ़ाते हैं आगे। 28 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 में है कि कृषि का काटो और जलाओ प्रतिरूप भारत के किस प्रदेश में प्रचलित है। कृषि का जो है ना काटो और जलाओ प्रतिरूप कहाँ पे, तो बहुत फेमस क्वेश्चन है ना, सबको पता होगा। ये कहाँ पे होता है, पूर्वी उत्तर राज्य प्रदेश में होता है, पूर्वोत्तर भारत में होता है। जैसे जिसको बोलते हैं 7 सिस्टर्स राज्य, ये सब हो गया, असम हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया, मणिपुर हो गया। इस सब में जो है ना पहाड़ को काट करके बनाता है खेत, और उसी पे खेत मतलब बुआई करता है, मतलब खेती करता है। और कुछ वर्षों बाद जब उसका मतलब कि वो मिट्टी उपजाऊ नहीं रह जाता है ना, मतलब मिट्टी अनउर्वर हो जाता है, तब उसको छोड़ के अगला मतलब भूमि काटता है, जंगल काटता है और आगे उसमें फायदा खेती करता है। उसी को बोलते हैं काटो और जलाओ, है ना। क्वेश्चन नंबर 29 में है कि भारत में इस्पात उद्योग को निम्नलिखित में से किसके आयात की अपेक्षा होती है। देखिए भारत में जितना भी इस्पात उद्योग है ना, जितना भी इस्पात उद्योग है
उसको चाहिए क्या, कोकिंग कोयला चाहिए। कोकिंग कोयला बोलते हैं बिटुमिनस कोयला को, बिटुमिनस कोयला को बोलते हैं कोकिंग कोयला। उससे इस्पात उद्योग में जो है ना, इस्पात के संस्करण करने में, मतलब परिसंस्करण करने में, शुद्ध करने में उसको तैयार किया, उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे ये। क्वेश्चन नंबर 30 में है कि कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है ना। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा कौन, वस्तुओं और सेवाओं पर कर। देखिए इसमें याद करने वाली बात नहीं है कि कौन ऐसा प्रत्यक्ष कर है, कौन सा अप्रत्यक्ष कर है ना। इसमें सीधा सा दिमाग, थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। ऐसे कि हमसे देखो, प्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्ट, प्रत्यक्ष कर को अंग्रेजी में बोलता है डायरेक्ट टैक्स है ना, और अप्रत्यक्ष कर को बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो अगर सरकार, या तो केंद्र सरकार रहे या तो राज्य सरकार रहे, अगर सरकार हमसे हूबहू हमसे पर्सनल पैसा लेता है, इनकम लेता है, मतलब टैक्स के रूप में पैसा लेता है, तो उसको बोलते हैं हम सीधे प्रत्यक्ष कर। सीधे सीधे हमसे पैसा लेता है तो उसको बोलते हैं क्या, प्रत्यक्ष कर। लेकिन यही हमसे डायरेक्ट ना लेकर के किसी और रूप से ले, लेकिन हम ही से लेता है, तो उसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष कर, है ना। जैसे अगर हम बोले कोई वस्तु हम खरीद रहे हैं मार्केट से, जैसे हम ये मार्कर लाए हैं, तो मार्केट जो मूल्य होगा वो होगा, मान लीजिए कि 8 रुपया, है ना, और 2 रुपया इसका टैक्स लेगा सरकार, है ना। तो हमसे तो टैक्स नहीं ले रहा है, वो जहां से बन रहा है फैक्ट्री में वहीं से ले रहा है, लगा दिया है टैक्स, तो 2 रुपया टैक्स हमको दे के ही इसका प्राइस तय किया जाएगा, है ना। तो टैक्स ले लिया वहीं से, डायरेक्ट हमसे नहीं लिया, लेकिन अब ऑर्डिनरी देना किसको है, 2 रुपया बढ़ा देगा हम पे इस मार्कर का मूल्य, है ना। तो ये होगा क्या, अप्रत्यक्ष कर हो गया। ये क्या हो गया, अप्रत्यक्ष कर, क्योंकि डायरेक्ट सरकार हमसे ये नहीं ले रहा है, ठीक ना। यही हम कोई काम के, जैसे हम कहीं पर नौकरी करते हैं, जैसे आप बोलते हो कोई नौकरी करता है तो उसका कटता है, TDS PDS करके कुछ कटता है ना। तो वो जो कटता है डायरेक्ट उस जिसका इनकम होता है उससे ले लेता है। जैसे कोई मान लीजिए कि लॉटरी में कोई पैसा जीता, तो डायरेक्ट उसका पैसा कट जाएगा टैक्स के रूप में, है ना। तो उसको बोलते हैं क्या, प्रत्यक्ष कर। तो ऐसे करके आप इसको कर सकते हैं। देखिए इसका आंसर कहाँ पे है, हाँ यहाँ पे है, प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। तो वही देखो, संजोग से एग्जाम्पल भी वही दे दिए। वस्तुओं और सेवाओं, जितना भी वस्तु और सेवा होता है ना, यह प्रत्यक्ष कर नहीं है। ये कैसा होता है, अप्रत्यक्ष कर होता है। कोई वस्तु हम खरीदते हैं ना, तो उस पर आप अप्रत्यक्ष कर लेता है। जबकि देखिए संपत्ति पर कर जो होता है, जितना हमारे पास संपत्ति है उसका टैक्स हमको देना पड़ता है ना। जो इनकम टैक्स बना है इसीलिए बना है, जितना संपत्ति है उतना उसके अनुसार आप टैक्स दीजिए, नहीं तो आप पे केस वगैरह हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं क्या, प्रत्यक्ष कर। वो प्रत्यक्ष कर है ना। एक हो गया आपका कौन ऑप्शन है, व्यवसाय कर, जो बिजनेस करता है उसको, उस पर बिजनेस टैक्स भी लगता है। और एक हो गया आयकर, है ना, इनकम टैक्स जिसको बोलते हैं, आयकर पे भी टैक्स लगता है। तो ये सब का सब होता है क्या, प्रत्यक्ष कर। जबकि वस्तु और सेवा पर जो कर है वो क्या है, अप्रत्यक्ष कर है, मतलब प्रत्यक्ष कर नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में है कि संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है। मतलब कि संस्कृति और शिक्षा का अधिकार कहाँ वर्णित, किस आर्टिकल में वर्णित है ना। देखिए आर्टिकल 29-30 में जो है ना, संस्कृति और शिक्षा का वर्णन है 29-30 में, है ना। आर्टिकल 29-30 में जितना भी आर्टिकल है ना, जितना भी आर्टिकल है 1 से लेकर के, सॉरी 1 में तो आर्टिकल नहीं है ना, आपको लगभग कहाँ से 12 से लेकर के 35-36 तक, है ना। तो इस सब को याद रखना है आपको अच्छे से, है ना। शुरू से लेकर जहां जहां तक बन रहेगा हम बता देते हैं, शुरू बोल देते हैं, ठीक ना। देखिए आइए शुरू करते हैं। अधिकार गत करना है ना, मौलिक अधिकार गत करना है। देखो अनुच्छेद 14 में है समानता का अधिकार, है ना। अनुच्छेद 14 में कोई समानता और स्वतंत्रता का अधिकार 14 में। 15 में होता है कोई भी व्यक्ति, है ना, किसी भी व्यक्ति को उसके जन्म स्थान, जाति, मूल, रंग, रूप, धर्म आदि से उसको किसी भी अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। ये हो गया आर्टिकल 15। आर्टिकल 16 में है, आर्टिकल 16 में है आपको कि कोई भी मतलब जैसे वैकेंसी निकलता है ना, तो उसमें किसी को अधिकार, प्रवेश से अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है ना। मतलब कि किसी में अगर वैकेंसी निकल रहा है, रिक्रूटमेंट निकल रहा है ना, तो सबका बराबर अधिकार है ना। हालांकि जो उसमें अथी मिलता, आरक्षण मिलता, जो रिजर्वेशन मिलता है, ये भी मिलता है आर्टिकल 16 के तहत ही, ठीक ना। तो ये वो हो गया 16। 17 में होता है, 17 में होता है आपको क्या, छुआछूत कांड, जिसको अस्पृश्यता बोलते हैं, है ना। 18 में होता है क्या,
उपाधियों का अंत, 18 में हो गया क्या उपाधियों का अंत। 19 में बहुत सारा आर्टिकल है, 19 में बहुत सारा आर्टिकल है। इसका एक ट्रिक है, रखिएगा, इसका ऐसे ट्रिक बनाए हैं 19 में। आर्टिकल 19 का ट्रिक ये है, बोल, प्रेस, शांति, सभा, संघ, आवा, निवेश से व्यापार होगा। ये टिका देखना है ना। 19 में बहुत सारा आर्टिकल है, वो क्या क्या है, बोल, प्रेस, शांति, सभा, संघ, आवा, निवेश से व्यापार होगा, ठीक ना। बोल प्रेस मतलब कि बोलने की और प्रेस करने का, मतलब समाचार पत्र छापने, समाचार पत्र पढ़ने, है ना, न्यूज देने, ये सब का अधिकार कहाँ है, 19 के 1 में या का में, है ना। शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार है कहाँ पे, 19 के बी में, ठीक ना। संघ बनाने का अधिकार है कहाँ पे, आर्टिकल 19 के सी में। कहीं पे भी विदेश, कहीं पे भी भारत के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी राज्य में आने जाने का अधिकार, मतलब आवागमन का अधिकार है आपका कहाँ पे, आर्टिकल 19 के डी में, है ना। और किसी भी क्षेत्र में आपको निवास, निवेश रखना है, निवास, है ना, निवास, किसी भी क्षेत्र में कहीं भी आप जाके बस सकते हैं, रह सकते हैं, है ना, तो उसका अधिकार कहाँ पे है, आर्टिकल ई में, है ना। और मतलब कहीं से निवेश कर सकते हैं, हो गया ये में, है ना। और कहीं पे आप उत्पादन कर सकते हैं, वो हो गया क्या इसमें, एफ में, है ना, व्यापार कर सकते हैं और उत्पादन कर सकते हैं, उत्पादन इसको बोलते हैं। तो ये सब आर्टिकल कितने में है, 19 आर्टिकल में है, ये सब ध्यान रखेंगे आप। हालांकि ये सब नहीं पूछता है कि ABCD में क्या है, लेकिन ध्यान रखना है 19 में ही सब है ये सब, है ना। लेकिन बढ़िया एग्जाम दीजिएगा तो पूछेगा, ठीक ना। आइए बात करते हैं आगे। अच्छा 19 में ये हो गया। आर्टिकल 20 में क्या है, आर्टिकल 20 में है आपको कि आर्टिकल जो 20 है उसमें है आपको हाँ, अपराध के लिए 2 सिद्धि, है ना, अपराध के लिए 2 सिद्धि देखेंगे। अपराध के लिए दोष सिद्धि का जो अधिकार है वो है आर्टिकल 20 में। मतलब कि कोई आदमी अपराधी है, ये कैसे हम तय करेंगे, जब तक हाईकोर्ट या सुप्रीम मतलब कोर्ट जब तक ये मतलब कह ना दे, तय न कर दे कि वो आदमी मतलब कोई अपराध किया है, तब तक उसको हम दोषी नहीं मान सकते हैं। ये आर्टिकल 20 में है, ठीक ना, आर्टिकल 20 में। आर्टिकल 21 में है कि आर्टिकल 21 में हो गया आपको निजता का अधिकार, है ना। आर्टिकल 21 में हो गया आपको निजता का अधिकार, है ना। और मतलब कि जीने का अधिकार, जीवन का अधिकार सबको होता है, वो सब होता है किसमें, आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 22 में होता है निवारक और निरोध का अधिकार, है ना। आर्टिकल 22 में होगा क्या, निवारक और निरोध का अधिकार, मतलब कोई आदमी अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसको रोकना है, पकड़ना है, बम फोड़ पकड़ना है, इस तरह का अधिकार होता है 22 में, है ना, आर्टिकल 22 में। आर्टिकल 23 में होता है बलात् श्रम के लिए रोक करना, है ना, बलात् श्रम का निरोध करना है ना, देखेंगे बलात् श्रम का निरोध, ये आर्टिकल 23 में हो गया। आर्टिकल 24 में होता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को जोखिम भरे जगहों पर, कल कारखानों पर काम नहीं करना है, ये उसका अधिकार है 24 में। आर्टिकल 25 से 28 तक वो है जो है वो है क्या, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पर 25 से 28 तक है क्या, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जैसे 25 में है, आर्टिकल 25 में है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, आर्टिकल 25 है ये। आर्टिकल 26 है कि कोई भी धर्म जो है ना अपने लिए जो है ना एक संस्था का निर्माण कर सकता है। कोई भी धर्म जो है अपने लिए क्या, एक संस्था का निर्माण कर सकता है। जैसे हम बोलते हैं कि हमारे मोहल्ले में जो है एक दुर्गा पूजा समिति है, तो दुर्गा पूजा समिति नाम से एक संगठन मतलब संस्था बन रहता है, उसमें पैसे जमा कर सकते हैं, है ना। और 25 हो गया, 26 हो गया, 27 में यही है कि कोई भी धार्मिक कार्य के लिए संस्था है, कोई भी धार्मिक कार्य के लिए जो संस्था है उसमें अगर पैसा जमा किया हुआ है, पैसा जमा रहता है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, वो मतलब टैक्स फ्री होगा। ये आर्टिकल 27 में कहा गया है ना। तो ये हो गया क्या, आर्टिकल 27 में। और आर्टिकल 28 जो है उसमें कहा गया है कोई मान सकता है, ये हो गया 26, 27, 28, है ना। अच्छा 28 था, 29 और 30 जो है ध्यान रखेंगे, 29 और 30 जो है वही क्वेश्चन में दिया हुआ था, अल्पसंख्यक के लिए विशेष रूप से बनाया गया है ना, कि कोई भी अल्पसंख्यक है वो भी कोई भी मतलब कि अपना धर्म को मान सकता है, अपनी संस्कृति को मान सकता है, प्रचार कर सकता है ना। ये कहा गया है 29 में। और 30 में कहा गया है कि अल्पसंख्यक लोग जो है अपनी संस्कृति को जारी रखने के लिए अपना संस्था बना सकता है, संस्था की स्थापना
कर सकता है, ये 29 में कहा गया है। तो इसको ध्यान रखेंगे अच्छे से, 30 तक, है ना, कम से कम 30 तक हर हाल में आपको रखना है, यहाँ सवाल बनते रहता है। फिर 31 में तो वही है, क्या आपको 31 में है, 31 में था संपत्ति के अधिकार, उसको हटा के कर दिया गया है, 300 के 1 में कर दिया गया है ना। और बाकी 25, 32, 33, 34, 35 ये 3 अधिकार जो है ना, वो है आपको किसी निजी क्षेत्र से संबंधित, है ना। जैसे कोई कहीं पे कर्फ्यू लगा हुआ है ना, तो वहां पे आप जाएंगे तो सिपाही चेक करेगा आपको, ये सब अधिकार है आपको 34 में, है ना। इसके अलावा जो 32 है, 32 का रखेंगे अच्छे से, इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है ना रिट जारी करता है। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, और रिट जो है 5 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार का रिट होता है, और 5 का डेफिनेशन मतलब कि क्या क्या है वो रिट, है ना। ये सब आना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका सवाल बहुत बार पूछते रहता है हर चीज, हर एग्जाम में, है ना। जिसे जल्दी जल्दी हम बोल देते हैं कि क्या क्या रिट कहता है वो सब 5 रिट। देखिए 5 गो रिट जारी करता है किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 32 के तहत जारी करता है कौन, सुप्रीम कोर्ट करता है, सुप्रीम कोर्ट, है ना। देखिए एक होता है क्या, परमादेश, है ना, एक होता है परमादेश, एक होता है अधिकार परीक्षा, एक होता है क्या, अधिकार परीक्षा, एक हो गया परमादेश, एक होता है अधिकार परीक्षा, एक होता है उत्प्रेषण, एक होता है क्या, उत्प्रेषण, है ना, एक होता है निरोध, है ना, निवारक निरोध बोलते हैं इसको, निवारक निरोध। ये हो गया परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, निवारक निरोध। और क्या हो गया एक, इसको प्रोहिबिशन भी बोलते हैं, प्रोहिबिशन भी बोलते हैं, है ना। परमादेश, अधिकार परीक्षा हो गया, उत्प्रेषण हो गया, निवारक निरोध हो गया, और कहाँ से वो भुला गए, ध्यान में नहीं आ रहा है। देखिए परमादेश जो होता है ना, जो परमादेश होता है वो जो है ना किसी आदमी के जारी के, मतलब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो है किसी आदमी के लिए जारी करता है कि आप मतलब कि आपको ऊपर से आदेश आया है, आपके बड़े हाई कोर्ट से, मतलब कोर्ट से अधिक आदेश आया है कि आप मतलब किस अधिकार से ये काम, मतलब कि ये आपको जो है ना नहीं करना चाहिए, ठीक ना, तो उसको बोलते हैं परमादेश। एक होता है अधिकार परीक्षा, ये जो है किसी विशेष आदमी के लिए लागू किया जाता है। जैसे हम बोलते हैं, जैसे मान लो कि कोई मास्टर है और वो किसी मतलब कहीं पे और किसी और काम करने लग गया, तो मतलब कोर्ट उससे पूछ सकता है कि आप किस अधिकार से ये काम कर रहे हैं, उसको बोलते हैं अधिकार परीक्षा। एक होता है उत्प्रेषण, ये मतलब कि हाई कोर्ट जारी करता है अपने से लोअर कोर्ट को, हाई कोर्ट जारी करता है अपने से लोअर कोर्ट को, और उससे सवाल करता है कि अगर आपसे कोई मतलब समस्या समाधान नहीं हो रहा है ना, तो अपने से ऊपरी कोर्ट में भेजें, उसको बोलते हैं उत्प्रेषण। होता है निवारक निरोध, इसको बोलते हैं प्रोहिबिशन, है ना। प्रोहिबिशन का मतलब होता है कि कोई आदमी अगर गलत काम कर रहा है ना, तो उसको मतलब कि रोकना, उसको रोकने से संबंधित जारी किया जाता है, उसको बोलते हैं प्रोहिबिशन, ठीक ना। चलिए इसमें बहुत हो गया, अब आगे बढ़ाते हैं, ज़्यादा करने के लिए तो फिर मजा नहीं आएगा, हो ही गया प्रॉपर। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 32 में है कि किसने रैयत बाड़ी बंदोबस्त आरंभ किया, रैयत बाड़ी बंदोबस्त आरंभ किया था, वो क्या था, थॉमस मुनरो, है ना, थॉमस मुनरो और रीड। देखिए कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो ये दोनों मिल के 1820 ईस्वी में जारी किया था ये रैयत बाड़ी व्यवस्था, है ना। 1820 ईस्वी में जारी किया था क्या, रैयत बाड़ी व्यवस्था। भारत में ब्रिटिश काल के दौरान जितने भी भूमि से संबंधित व्यवस्था किया गया है, कानून बनाया गया है ना, उस सब के बारे में हम डिटेल में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं कि कब कब और किस किस तरह के भूमि से संबंधित व्यवस्था किया गया था भारतीय, मतलब ब्रिटिश भारत में, जब हम लोग जब उपनिवेश थे उस समय, है ना। देखिए आइए बात करते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है ये एक व्यवस्था किया गया था, इजारेदारी व्यवस्था, इसको बोलते हैं क्या, इजारेदारी, मतलब इजरेदारी व्यवस्था, इजरेदारी व्यवस्था, है ना। इसी को बोलते हैं सिस्टम फार्मिंग, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में क्या, सिस्टम फार्मिंग। तो ध्यान रखेंगे ये सब बात को, आप इसको बोलते हैं सिस्टम फार्मिंग, है ना। इसको बोलते हैं क्या, इजारेदारी व्यवस्था, ठीक ना। और ये व्यवस्था शुरू किया गया था वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में, है ना। ध्यान रखेंगे ये कहाँ शुरू किया गया था, वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में। आपको पता होगा वारेन हेस्टिंग्स जो है ना 1772 ईस्वी में लागू किया था ये, ध्यान रखेंगे। अब ये क्या था व्यवस्था, तो सुनिए, किसी क्षेत्र से कितना टैक्स वसूल किया जाएगा,
किसी भी क्षेत्र से कितना टैक्स वसूल किया जाएगा, तो सरकार अपनी जो है ना, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो था ना, वो किसी आदमी को जो है नियुक्त कर दिया था, है ना, कि तुम इस क्षेत्र से टैक्स वसूल करके हमको देना है, ठीक ना। तो ये था क्या, इजाजत व्यवस्था। इसमें जो है ना, जिसमें किसी क्षेत्र में एक निश्चित आदमी को फिक्स कर दिया जाता, कर दिया जाता था, और उसको लगता था कि आप हमको इस क्षेत्र से मतलब टैक्स वसूल करके दीजिए। इसी को बोला गया था इजारेदारी व्यवस्था, इजारेदारी व्यवस्था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ ना, धीरे धीरे क्या हुआ, जहां पे जिसको मतलब कि नियुक्त किया गया था आदमी को, वो क्या करने लगा ना, इस क्षेत्र से लगान अधिक लेने लग गया, मतलब लगान ले लेता था अधिक, और सरकार मतलब कि कंपनी को कम देता था, है ना, इसलिए किसान लोग परेशान थे, ठीक ना। तो बात जब पता चला सरकार को, मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो धीरे 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 क्या किया, इसको बंद कर दिया। अच्छा, ये कहाँ पे था, बंगाल में था, ये स्पेशली कहाँ पे था, बंगाल में था जायदाद व्यवस्था, ठीक ना, याद रखेंगे। ये कब लागू किया था, 1772। इसके बाद 1700 आते हैं 93, 1793 में लागू किया गया था अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त बहुत भयंकर व्यवस्था था, घोर व्यवस्था की, मतलब टैक्स वसूल करने का ध्यान रखेंगे, अस्थाई बंदोबस्त, है ना। और अस्थाई बंदोबस्त जो है ना लागू किया गया था, कैसे, तो अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था ना, ये बोला कि हम किसी एक व्यक्ति को किसी क्षेत्र का मालिक बना देंगे, हम किसी क्षेत्र का क्या करेंगे, एक व्यक्ति को मालिक बना देंगे, और उस पर जो है ना, अब जो है हम टैक्स फिक्स कर देंगे, अब टैक्स जो है ना फिक्स कर देंगे, है ना। मतलब इसमें टैक्स फिक्स किया गया था ना, कि टैक्स लेना है 11, टैक्स लेना है कितना, 11 भाग, जिसमें 10 भाग देना है कंपनी को, और एक भाग जो तस्लीम मतलब रखेगा, है ना, जमींदार जिसको बोला गया था, जमींदार, वो अपने पास रखेगा। इसमें फिक्स कर दिया गया कितना लेना है, इसको बोला गया था अस्थाई बंदोबस्त, है ना। क्योंकि टैक्स को फिक्स कर दिया गया, अस्थाई कर दिया गया, इसलिए इसका नाम रखा था क्या, अस्थाई बंदोबस्त, है ना। ध्यान रखना, इसमें बात बढ़िया पॉइंट है यहाँ पे, कि अस्थाई बंदोबस्त जो है ना, अस्थाई बंदोबस्त जो है, शुरू में जमींदार जो यहाँ टैक्स वसूल करता था ना, उसका यहाँ पे इस भूमि पर कोई निजी अधिकार नहीं था। लेकिन कुछ वर्षों बाद ये जमींदार जो है ना, यहाँ मतलब इस क्षेत्र का मालिक बन गया था। वो कैसे बन गया था, वो ऐसे बन गया था ना, कि जो किसान अपना मतलब टैक्स नहीं दे पाता था ना, उस पर इस जमींदार को अधिकार था कि उसके जमीन को कब्जा कर लेगा, मतलब अपने अंडर में कर लेगा, है ना। तो धीरे धीरे जमींदार यहाँ का मालिक बन गया था, इस बात को याद रखेंगे, है ना, अस्थाई बंदोबस्त में, है ना। और ये लाया था किसके कार्यकाल में, ये लाया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में। कॉर्नवालिस जो है ये लाया था। और अस्थाई बंदोबस्त जो है ना, किसके कार्यकाल में आया, तो ध्यान रखेंगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में। और लाया था ये सर जॉन सोर की मदद से, है ना, जॉन सोर की सहायता से ये लाया था अस्थाई बंदोबस्त। तो ध्यान रखेंगे यहाँ से, है ना। और ये कहाँ कहाँ पे लागू था, तो ये तो लागू था बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में, है ना, यूपी में, इस तरह से उत्तरी कर्नाटक में यहाँ पे लागू था। एक बात जो याद रखना है आपको यहाँ से, जितना भी ईस्ट इंडिया कंपनी था, है ना, उसका लगभग 19% भाग पर ये व्यवस्था, मतलब अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था लागू था। तो ये सब बात यहाँ से नोट करके रखना है अच्छे से, है ना, कि अस्थाई बंदोबस्त कहाँ कहाँ पे लागू था, कितने भाग पर लागू था, कितना टैक्स लेता था, है ना, जमींदार मालिक होता था, ठीक ना, कब लागू किया गया था, कौन लागू किया था, किसकी सहायता से लागू किया था, ये सब पता रखना है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो हाँ, एक देखिए आया था ये कि क्या हो गया 1793 में। अब आते हैं 1820 में। 1820 ईस्वी में व्यवस्था किया गया था, जिसको बोलते हैं आप रैयतवाड़ी व्यवस्था। इसको बोलते हैं आप क्या, रैयतवाड़ी व्यवस्था। और यही व्यवस्था आपके सवाल में पूछा हुआ है, रैयतवाड़ी वाला, रैयतवाड़ी व्यवस्था मतलब कौन लागू किया था, तो यही रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया था 1820 ईस्वी में, है ना। कौन किया था, तो कैप्टन रीड और हेक्टर मुनरो लागू किया था। कैप्टन रीड और हेक्टर मुनरो जो है इस व्यवस्था को लागू किया था, इसमें याद रखेंगे, ठीक ना। और यहाँ से एक बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन पूछता है, ये सबसे पहली बार जो है ना लागू किया गया था बारामहल जिले में, है ना, याद इसको, बारामहल जिला जो कर्नाटक में पड़ता है, बढ़िया क्वेश्चन बनता है, रखेंगे,
1/3 इसका टैक्स की व्यवस्था था, मतलब टैक्स कितना था तो 1/3 इसका व्यवस्था था। और ये कुल भूमि का मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जितना भारतीय क्षेत्र था उसका लगभग 51%, 51% हिस्सा पर व्यवस्था था हमारी व्यवस्था का, है ना। तो इस बात को आप रखेंगे अच्छे से। कहाँ पे था ये, तो ये था आपको पश्चिमी यूपी में था, पंजाब नहीं ये कहाँ पे, कर्नाटक में। कर्नाटक, बम्बई हो गया, मद्रास हो गया, असम हो गया। कर्नाटक, बम्बई, मद्रास और असम, ये सब हिस्से में था ये दौड़ी व्यवस्था लागू, है ना। और इसी में आते हैं एक आगे, तो एक आता है 1833 ईस्वी में। 1833 ईस्वी में यहाँ पे था महालवाड़ी व्यवस्था, यहाँ पे था महालवाड़ी व्यवस्था। इसलिए ना ये जो लागू था कहाँ पे था, ये पंजाब और स्पेशली हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, पश्चिमी यूपी हो गया, यहाँ पे लागू था ये महालवाड़ी। पंजाब हरियाणा में क्षेत्र को मतलब खेत के क्षेत्र को बोलते थे महाल, है ना। गांव को बोलते थे क्या, महाल, है ना। तो महाल से इसका नाम रखा गया महालवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था रखा गया और ये व्यवस्था यहाँ पे लागू था, है ना। अब देखो दोहिगो को रखना है, मूल रूप से रखना है दोहिगो को। 19% क्षेत्रफल लागू था क्या, अस्थायी बंदोबस्त। 51% क्षेत्रफल लागू था क्या, रैयतवाड़ी, है ना। तो 19 लगभग कितना हो गया, लगभग 70 के आसपास हो गया, है ना। तो कितना बचेगा, 30% के आसपास जो लागू था ये था महालवाड़ी व्यवस्था लागू था। तो इसको ध्यान रखेंगे अच्छे से, है ना। हाँ, और ये लागू करते कब, 1833 में। इसमें वायसराय कौन था, है ना, गवर्नर कौन था इसमें, तो विलियम बेंटिंक था, विलियम बेंटिंक इस समय अथी था। तो ये सब यहाँ से याद रखना है, ये सब हमेशा पूछते रहता है सवाल, ठीक ना। अगर बात करते हैं सर जॉन सोर की, तो सर जॉन सोर जो है ना 1793 ईस्वी से 1798 ईस्वी तक मतलब कि ये वाइस मतलब अथी रहा था, गवर्नर रहा था। और ये जो है ना एगो बहुत बढ़िया नीति लाया था, अहस्तक्षेप की नीति लाया था, जो बहुत फेमस रहा है। ध्यान रखेंगे, अहस्तक्षेप की नीति कौन लाया था, तो सर जॉन सोर ही लाया था अहस्तक्षेप की नीति, है ना। अहस्तक्षेप की नीति लाया था, है ना। और इसी के समय में फ्रांसीसी षड्यंत्र रचा गया था। तो ध्यान रखेंगे सब क्वेश्चन, है ना, पूछता रहता है कि किस गवर्नर के कार्यकाल में कौन सा घटना या कौन सा काम हुआ है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें थोड़ा सा इसके बारे में, कार्नवालिस के बारे में, है ना, तो कार्नवालिस से संबंधित बड़ा सवाल बनता रहता है यहाँ से। अगर हम बात करते हैं कार्नवालिस से, तो कार्नवालिस को जो है ना पुलिस व्यवस्था का जनक बोला जाता है, नागरिक सेवा का जनक बोला जाता है ना। कार्नवालिस कोड लाया गया था 1793 में, जो पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित था, है ना। पृथक्करण सिद्धांत का मतलब होता है न्यायपालिका अलग रहेगा और कार्यपालिका अलग रहेगा, इसको बोलते हैं पृथक व्यवस्था, है ना। इसके अलावा जो है ना ये फौजदारी व्यवस्था को खत्म किया था, है ना। वारेन हेस्टिंग्स इसके पहले था बंगाल के गवर्नर, वो लाया था फौजदारी व्यवस्था, है ना, और अदालत व्यवस्था। तो फौजदारी व्यवस्था को कार्नवालिस खत्म किया था और फौजदारी की जगह पर लाया था भ्रमणकारी व्यवस्था। ध्यान में रखेंगे, भ्रमणकारी व्यवस्था में से भ्रमणकारी अदालत जो था वो बिहार में एक था और बंगाल में 3 गो था, ठीक ना। इसके अलावा रखना है कार्नवालिस के बारे में कि ये लाया था अस्थायी बंदोबस्त, इसको बात कर ही चुके हैं, है ना। इसका जो है समाधि जो है ना यही यूपी में ही है, यूपी के गाजीपुर में इसका समाधि है कार्नवालिस का। तो ये सब बात आपको यहाँ से याद रखना है, ठीक ना। अगर बात करते हैं, चलिए हटाइए बंदोबस्त के बात, और कुछ ऑप्शन में दिया हुआ है, एक दिया हुआ वारेन हेस्टिंग्स के बारे में। वारेन हेस्टिंग्स के बारे में रखिएगा। देखिए वारेन हेस्टिंग्स बहुत बढ़िया काम किया है। 1774 ईस्वी से 1785 ईस्वी तक रहा है, गवर्नर भी रहा है। 1774 से 1785 ईस्वी तक रहा है। ये जो है जैसे ही गवर्नर बना, है ना, जैसे ही गवर्नर जनरल बना, ये क्या किया ना, इसका जो मेन कोषागार था जहाँ पे इसका धन संपत्ति जमा रहता था, है ना, ये हटा दिया। मुर्शिदाबाद में था इसका, जो ले आया कलकत्ता पे। तो ध्यान रखेंगे कोषागार को मुर्शिदाबाद से लाया था कहाँ पे, कलकत्ता। कौन, वारेन हेस्टिंग्स, है ना, ध्यान रखेंगे। और यही बोल रहे थे फिर 1772 ईस्वी में फौजदारी व्यवस्था की स्थापना किया था, अदालती व्यवस्था की स्थापना किया था। इसके कार्य बहुत सारा काम हुआ है ना। जैसे 1781 में काम हुआ है क्या, 1781 में भारत में पहली बार मतलब कि अंग्रेजों के द्वारा मदरसा की स्थापना किया गया था। 1781 में ही हिंदू डाइजेस्ट लॉ की स्थापना हुआ था,
बना था। तो ध्यान रखेंगे दोनों। 1784 ईस्वी में इसी के समय में बंगाल में पहला बार समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था। जेम्स ए हिकी का कार्यकाल में 1782 ईस्वी में बनारस संस्कृत कॉलेज बना था, है ना, बनारस संस्कृत कॉलेज बना था, है ना। और इसके अलावा कुछ और बात है जो, है ना, हाँ ये सब बात है। तो इसका देखिए, अच्छा एक बात हुआ है कि ये जो है ना, उस समय मुगल काल के जो राजा था उसको पेंशन मिलता था 26 लाख, है ना, उसको बंद करवा दिया था, है ना। तो मुगल काल में के राजा को पेंशन भी बंद करवाया था यही, है ना, वारेन हेस्टिंग्स। तो ये सब ध्यान रखना है। चलिए बात बढ़ाते हैं आगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर कहाँ था? हाँ 32 हो गया। 33 में पश्चिम बंगाल में होने वाली मानसून पूर्व की वर्षा को कहते हैं। मतलब कि पश्चिम बंगाल में मानसून पूर्व जो वर्षा होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं काल वैशाखी, है ना। उसको कहते हैं क्या? काल वैशाखी कहते हैं। और 34 में जो है वो तो रीजनिंग है, इजी क्वेश्चन है। आते हैं 35 में। 35 में है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय कौन करता है? देखिए इसका आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय। भारत में राष्ट्रपति हो चाहे उपराष्ट्रपति हो, है ना, दोनों का निर्णय करेगा कौन? सुप्रीम कोर्ट करेगा, है ना। आर्टिकल 71 में कहा गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का जो विवाद होगा चुनाव से संबंधित उसका निर्णय करेगा सुप्रीम कोर्ट, ठीक ना। राष्ट्रपति से संबंधित कुछ कुछ आर्टिकल है, ध्यान में रखना है ना। देखिए शुरू से जल्दी हम रिपीट कर देते हैं। आर्टिकल 52 में है भारत में राष्ट्रपति होगा, मतलब राष्ट्रपति का पद है ना। आर्टिकल 53 में है कि राष्ट्रपति संघ के कार्यपालिका का प्रधान होगा। संघ के कार्यपालिका का प्रधान होगा कहाँ पे? आर्टिकल 53 में। और आर्टिकल 53 के 2 में कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है तीनों सेनाओं का सर्वोच्च होंगे, है ना। 53 में। 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है। 55 में निर्वाचन की रीति है, मतलब कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, है ना। वही होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व के तरह आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत होता है ना। गुप्त मतदान होता है, संक्रमणीय मतदान प्रणाली होता है, इस व्यवस्था किया गया था। ये व्यवस्था मतलब ये कहाँ पे कहा गया है? आर्टिकल 55 में कहा गया है। 56 में कार्यकाल है। कार्यकाल कितना होता है राष्ट्रपति का? 5 साल, है ना, आर्टिकल 56 में। 57 में हो गया पुनः निर्वाचन, मतलब राष्ट्रपति जो बन गया उसका फिर से निर्वाचन हो सकता है, आर्टिकल 57। आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति की योग्यता है। आर्टिकल 59 में राष्ट्रपति की शर्त है कि राष्ट्रपति जो बनेगा उसके लिए क्या शर्त होना चाहिए? वही लाभ का पद नहीं होना चाहिए, आर्टिकल 59 में। और आर्टिकल 60 में है शपथ, राष्ट्रपति जो शपथ लेता है ना उसको शपथ तो 60 में। और 61 में लगता है राष्ट्रपति पर महाभियोग, है ना। राष्ट्रपति को कैसे हटा सकते हैं? तो महाभियोग के द्वारा हटा सकते हैं, है ना। तो ध्यान रखेंगे। अगर राष्ट्रपति किसी को देगा अपना रिजाइन देगा तो किसको देगा? वो देगा उपराष्ट्रपति को। अगर उपराष्ट्रपति नहीं रहे तब देगा सुप्रीम कोर्ट के, मतलब सीजीआई को देगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को देगा। अगर सीजीआई नहीं रहेगा तो सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ मतलब जज रहेंगे उनको देंगे, है ना। तो ऐसे सब क्वेश्चन याद रखना है ना। और आपको 71 में होकर सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला सुनाता है, निर्णय करता है ना। और 72 में जो है क्षमादान करता है, आर्टिकल राष्ट्रपति क्षमादान करते हैं। तो ये सब बात याद रखना है यहाँ से। संसद की व्याख्या कहाँ किया गया है? आर्टिकल 79 में किया गया संसद की व्याख्या। अगर बात करते हैं निर्वाचन आयोग के, तो निर्वाचन आयोग की व्याख्या किया गया है संविधान के भाग 15 में, आर्टिकल 324 से 329 तक में, है ना। और निर्वाचन आयोग में जो है ना मुख्य रूप से 3 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष होता है, 2 अन्य सदस्य होता है, ठीक ना। ध्यान रखेंगे 326 में ही वयस्क मताधिकार का मतलब अधिकार दिया गया है ना। 18 वर्ष जो अधिक रहता है उसको मतदान करने का अधिकार होता है। तो ध्यान रखेंगे ये सब बात। राज्यसभा का व्याख्या किया गया आर्टिकल 81 में, है ना। सुप्रीम कोर्ट का व्याख्या कहाँ किया गया है? 124 में, 124 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 में है भोपाल गैस दुर्घटना में विषाक्त गैस जिसका रिसाव हुआ था उसका नाम क्या था? इसका हो जाएगा क्या? मिथाइल आइसोसाइनाइड। भोपाल गैस त्रासदी जो 1984 ईस्वी में हुआ था, घटना घटा था, है ना, जब भोपाल में गैस निकल गया था जिससे बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। उसमें कौन सा गैस निकला था? तो यही निकला था मिथाइल आइसोसाइनाइड, है ना। क्वेश्चन नंबर 37 में तो अथी है मैथमेटिक्स दिया, उसको आगे बढ़ाते हैं। 38 में भी रीजनिंग दिया हुआ है। कल शनिवार था तो परसों क्या होगा इसमें का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। 39 में आई है। 39 में है कि दक्षिण पूर्वी एशिया के वृद्धि त्रिकोण में सम्मिलित है। दक्षिण पूर्वी एशिया के वृद्धि त्रिकोण में सम्मिलित है कौन कौन देश, है ना। देखिए आपको कई बार बताए होंगे आसियान जो देश है ना, आसियान, है ना। आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है? ASEAN,
ASEAN, आसियान, है ना। 8 अगस्त 1967 ईस्वी के आसियान का स्थापना हुआ था। आसियान का फुल फॉर्म रहेगा, क्वेश्चन बनेगा। देखो, ए से होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। मतलब ये साउथ मतलब क्या हो गया, दक्षिण, और ईस्ट मतलब पूर्वी, है ना। दक्षिण पूर्वी जितना राज्य देश है ना एशिया का, उसको शामिल किया गया है इसमें, ठीक ना। वही यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। क्वेश्चन क्या था, हाँ, दक्षिण पूर्वी एशिया के वृद्धि त्रिकोण में कौन शामिल है। यहाँ बात बार बार करते हैं कि आसियान में कौन कौन देश है। तो इसमें ट्रिक बताते हैं हम कि इसमें ट्रिक बताते हैं क्या, इंड में मालसी फीलिंग था, है ना। इंड में मालसी फीलिंग था, और बुर भी लाओ मार्कम, बुर भी लाओ मार्कम कौन कौन देश हो जाएगा। देखो, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, थाईलैंड, ब्रुनोई, भी से वियतनाम, लाओ से लाओस, मार्कम म्यांमार, कंबोडिया, है ना, म्यांमार कंबोडिया। ऐसे मिला करके 10 देश इसमें है ना, 10 देश। 11वां देश शामिल होने वाला है इसमें, लेस्ते तिमोर। तो ध्यान रखेंगे, अब शामिल हो गया है लेस्ते तिमोर। तो प्रथम 3 देश जो है, इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर, यही जो है ये त्रिकोण वृद्धि का नियंत्रण मतलब इसके अंतर्गत आता है ना। इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर, ध्यान रखेंगे, ये वृद्धि त्रिकोण बनाता है, पहले होगा 3 देश। और कहीं पूछेगा कि आसियान के संस्थापक सदस्य कौन कौन था, तो शुरू के 5 देश था संस्थापक सदस्य, शुरू के 5 देश, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, थाईलैंड, ये संस्थापक सदस्य था। बाद में ये सभी शामिल हुआ। तो यहाँ से इस बात रखना है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ाते हैं। हाँ, ये हो गया 40 हो गया। 40 में आते हैं। 40 में है, निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है। देखिए, जहां पे आपको आए निर्विरोध, रखना है नील, तो कहता है जीरो, मतलब कुछ नहीं, तो उसका विरोध कोई नहीं किया था, इसका नाम था नीलम संजीवा रेड्डी। ये निर्विरोध जीते थे, है ना, ध्यान रखेंगे। पहली बार जो चुनाव लड़े थे तो ये हार गए थे, इनको एक को वोट नहीं मिला था, है ना। लेकिन दूसरी बार ऐसा हुआ कि निर्विरोध जीत गए ये, मतलब इसके आगे कोई खड़ा ही नहीं हुआ। नीलम संजीवा रेड्डी का कहानी बड़ा इंटरेस्टिंग है, कभी सुनाएंगे, मौका मिलेगा तो। नीलम संजीवा रेड्डी का, है ना। और बाकी सब तो राधा कृष्णन जो पहली बार रहे थे उपराष्ट्रपति, 2 बार रहे थे, उसके बाद राष्ट्रपति बने थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं, है ना। बीबी गिरी, राजा राधा जागरी के बाद शादी रहे हैं, ये सब ट्रिक है ना। राजा राधा जागरी, है ना, अल्ली रेड्डी जयलिया, ये सब ट्रिक है। राष्ट्रपति का क्रम वाइज कौन कौन रहा था, उसके बाद कौन रहा था इसे। क्वेश्चन नंबर 41 में है कि निम्न में कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक है ना। एक है प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटेरियम, तीसरा है ट्राइटियम, है ना। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, है ना। तो देखिए, जो प्रोटियम है उसका परमाणु संख्या परमाणु द्रव्यमान के अनुसार होता है ये समस्थानिक, है ना। परमाणु संख्या सबका समान ही है, परमाणु संख्या सबका एक ही है, लेकिन प्रोटियम का परमाणु द्रव्यमान 1 है, ड्यूटेरियम का परमाणु द्रव्यमान 2 है, और ट्राइटियम का परमाणु द्रव्यमान 3 है ना। तो 3 इसका समस्थानिक है। इट्रियम इसका कोई नहीं है, इट्रियम इसका समस्थानिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42 में है, भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान द्वारा लागू किया गया था। बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान द्वारा लागू किया गया था। तो ध्यान रखेंगे, बाजार नियंत्रण की तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना। ये सब किससे नहीं छूटने वाला है, ये तो भारत बच्चा बताएगा, है ना। बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू किया था कौन, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में क्या ही कहें, बहुत सारा बात करने के लिए है इसमें, है ना। अलाउद्दीन खिलजी का जन्म हुआ था कब, 1266 ईस्वी में, है ना। 1266 ईस्वी का जन्म हुआ था, है ना। और जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बताएंगे उसको खाली, है ना। इसका नाम था बचपन का अली या गुरसास्प, अली या गुरसास्प। 1294 ईस्वी में ये अपने चचा मतलब कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो संस्थापक था मतलब खिलजी वंश का, है ना, उसको
वो मतलब जलालुद्दीन फिर खिलजी इसको अटैक करने के लिए भेजा था देवगिरी पर अटैक आक्रमण करने के लिए भेजा था, है ना। और वहाँ से बहुत मतलब कि अपार धन संपत्ति जीत के लाया था देवगिरी से, यही अलाउद्दीन, ठीक ना। और उसी के नशा में मतलब इसको भी लगा कि हम राजा बन जाएंगे, तो वो अपना क्या कि चचा को जो है मार दिया 1296 ईस्वी में इसको मार दिया। जब कहाँ पे मारा था, ये सवाल पूछता है तो ध्यान रखिएगा कहाँ मारा था। ये मारा था बलबन के था वो लाल महल, उसी में रेस्ट कर रहा था जलालुद्दीन और उसी में इसका मार दिया था। ये लाल महल कहाँ पे है, ये है इलाहाबाद की एक जगह है कड़ा मानिकपुर, वहीं पे इसको मार दिया था जानबूझ के, है ना, चचा को, और बन गया था अपना शासक बन गया था। तो 1296 ईस्वी में बैठाइए गद्दी पर कौन, अलाउद्दीन, है ना। और उसी समय से बहुत भयंकर काम किया, और उसने जो सबसे भयंकर काम किया था यही बाजार नियंत्रण के रूप में पूरे सल्तनत काल में जितने भी शासक हुए हैं सबसे फेमस इसका था बाजार नियंत्रण प्रणाली, है ना। कहा जाता है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली में ऐसा व्यवस्था कर दिया था कि अगर कोई वजन कम करता था ना तो उसके शरीर से मांस मतलब काट लेता था उतना जितना वजन कम करता था, है ना। एक कहाँ सा रखना है आपको नाम, मुहतसिब, है ना, मुहतसिब। बाजार नियंत्रण प्रणाली के जो हेड था उसको कहते थे मुहतसिब, है ना। तो ध्यान रखेंगे बाजार नियंत्रण प्रणाली का जो हेड था उसको बोलते थे मुहतसिब। इसके शासनकाल में एक था थी जिसको बोलते हैं, इसके शासनकाल में था एक जो दक्षिण भारत साउथ इंडिया जिसको बोलते हैं, साउथ इंडिया पर जो अटैक किया था हर जगह, है ना, उसको बोला था 1000 दिनारी, है ना, उसको बोलते हैं 1000 दिनारी, क्योंकि सूरत के मार्केट से, गुजरात के सूरत के मार्केट से इसको 1000 दिनार में खरीदा गया था, ठीक ना। और इसके अलावे यहाँ रखना है आपको इसके बारे में कि ये पहली बार मतलब ऐसा सुल्तान था जो अस्थाई सेना रखा था। अस्थाई सेना पहले रखने वाला था कौन, यही अलाउद्दीन था अस्थाई सेना रखने वाला, है ना। इसके अलावे सैनिक को नियमित वेतन देता था, सैनिक को नियमित वेतन देता था। इससे पहले सैनिक को नियमित वेतन नहीं मिलता था, मतलब कि जब किसी राजा को किसी पर कहीं पे अटैक करना होता है, आक्रमण करना होता था तो बुलाया और जहाँ जहाँ पर अटैक जितना पैसा मिला उसको दे दिया, हटा दिया फिर, है ना। लेकिन ये जो है नियमित सैनिक रखा था। सैनिकों का हुलिया लिखना, सैनिक का हुलिया लिखना, है ना, घोड़ा को दागना, ये सब व्यवस्था शुरू किया था कौन, यही अलाउद्दीन शुरू किया था, अलाउद्दीन, ठीक ना। इसके अलावे अगर हम बात करें इसके बारे में थोड़ा सा और ना, तो ये जो है ना मंगोल बार बार इसके समय में आक्रमण कर रहा था, दिल्ली सल्तनत पर जो है ना बार बार आक्रमण कर रहा था कौन, मंगोल। तो मंगोल के खिलाफ ये एगो नीति अपनाया था जिसको बोलते हैं लौह एवं रक्त की नीति। लौह एवं रक्त की नीति कौन अपनाया था, तो अलाउद्दीन किसके खिलाफ अपनाया था, तो मंगोल के खिलाफ अपनाया था, मंगोल के खिलाफ अपनाया था ना। अपने राजधानी में ये सीरी का किला बनाया था, सीरी का किला बनाया था, 1000 खंभा महल से बनाया था, है ना। और दीवान ए रियासत बनाया था मलिक याकूब को, दीवान ए रियासत बनाया था किसको, मलिक याकूब को बनाया था, है ना। तो ध्यान रखेंगे ये सब बात। चलिए इसके आगे बढ़ाते हैं। अब अलाउद्दीन हो गया, है ना, बलौर को बोलते हैं जिले इलाही, बोला हमें भगवान है बात करते। अच्छा मोहम्मद बिन तुगलक बात करते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है ना, एक बात बोला उसके बाद मतलब बोलेंगे, है ना। मोहम्मद बिन तुगलक जब उसके शासनकाल में पतन हो रहा था, मतलब डाउनफॉल चल रहा था ना, तो बेचारा बहुत पढ़ा लिखा था। जितने भी सल्तनत काल के राजा शासक सुल्तान हुआ है उसमें से सबसे अधिक पढ़ा लिखल था कौन, यही MBT मोहम्मद बिन तुगलक, है ना। और ये MBT जो है ना अपने शासन को डाउनफॉल को देख नहीं सकता था, बहुत बुरा सुनाता था, है ना। और तो अपने शासनकाल के डाउनफॉल को देखते हुए एक अपना बात बोला था जो इसके दिल से आह निकला था ना, वो बात बोला था, वो ये बोला था ना कि मेरा साम्राज्य रुग्ण हो गया है, मेरा साम्राज्य रुग्ण हो गया है। मैं वैद्य जब इसका बीमारी का इलाज करता है, सर दर्द का इलाज करता है तो इसको बुखार हो जाता है, और बुखार का इलाज करता है तो कुछ और ही हो जाता है ना। मतलब कि एक से एक बढ़ के आफत इस पर आया था इसके शासनकाल में, है ना। जैसे देखिए कुछ जो इसका शासनकाल में आफत आया था, देखिए उस समय जब ये शासन में आया था MBT मतलब मोहम्मद बिन तुगलक, तो पूरी दुनिया में जो है ना चांदी की कमी हो गया था, और उस समय चांदी का सिक्का चलता था, है ना। तो ये क्या किया ना, चांदी के सिक्का के जगह पे तांबे के सिक्का को लाया, चांदी की जगह पे लाया तांबे का सिक्का। अब बताओ
ताबक सिक्का लाया मतलब ताबक सिक्का इसका चला ही नहीं, फेल हो गया वो, है ना, क्योंकि बहुत सारा जगह बना लिया, उसका नकली डुप्लीकेट बना लिया, है ना। अब देखो इसके समय में फेल हो गया, और यही ताबक सिक्का चलाया था उसी के शासन काल के समय चीन के शासक, तो उसका सफल हो गया, है ना। उसके तरह चलाया, बेचारा फेल कर गया इसका, ठीक ना। तो ये फेल हो गया, है ना। इसके अलावे चलाया था ये जो है ना, अपना राजधानी को बदल दिया, राजधानी को क्या किया, बदल दिया था। दिल्ली से ले आया कहाँ पे, दौलताबाद, जिसका नाम रखा था देवगिरी। तो आज रखिएगा, राजधानी परिवर्तन किया था ये, वो भी मतलब सही साबित नहीं हो पाया। और इसके अलावे चलाया था एगो योजना जिसको बोलते हैं खुरासान योजना, जिसको बोलते हैं खुरासान योजना। खुरासान योजना ये था ना कि चीन का प्रभाव जो है, चीन के शासक का जो प्रभाव था उस समय, वो धीरे धीरे भारत की ओर बढ़ रहा था, इसके क्षेत्र की ओर बढ़ रहा था। तो उसके प्रभाव को कम करने या रोकने के लिए जो है ना अपना सेना भेजा था, है ना, उसी को बोला गया था खुरासान योजना। ये क्या था, ये जो है हिमालय के कुमायूं क्षेत्र में जो है अपना 10,000 सेना को भेजा था। और कहा जाता है कि 10,000 सेना में से मात्र 10 सेना बच के आया था, सबको मारा गया था। तो ये सब ऐसा मतलब कि इसके कार्यकाल में घटना हुआ है जो सही नहीं साबित हुआ था। इसके अलावे इसने जो है ना, इसके अलावे जो ये जो है प्रतीक चलाया था, मुद्रा, प्रतीक मुद्रा चलाया था जो कांसा का था, प्रतीक मुद्रा चलाया था जो कांसा का था, लेकिन ये भी फेल हो गया, ये भी असफल हो गया, है ना। ये बहुत अधिक पढ़ा लिखा हुआ था, तो इसके सवाल से, इसके शासन का एक सवाल पूछता है कि ये जो ऐसा पहला सुल्तान था जो पद के अनुसार, मतलब कि कितना पढ़ा लिखा है इसके अनुसार पद का बंटवारा करता था, योग्यता के अनुसार, जिसको बोलते हैं योग्यता के अनुसार बंटवारा करना, पद देना, वैसे करता था ये पहली बार। और जब इसका चचेरा भाई आया FST मतलब फिरसातुगलक, तब वो क्या किया, पद को कर दिया वंशानुगत। ये दोनों सवाल पूछता है, योग्यता के अनुसार पद कौन दिया था, तो MBT, और पद का वंशानुगत कौन कर दिया था, तो FST, है ना। FST जो है जैसे ही आया ना, तो जितना भी उस समय अमीर था उसका दिल जीतने के लिए 24 कर को हटा दिया, 24 टैक्स को हटा दिया, और मात्र 4 कर ही लगाया, है ना, 4 कर ही लगाया, जिसको चारों का नाम था जजिया, जकात, खम्स और खुराज, है ना, जजिया, जकात, खम्स, खिराज, है ना, 4 ही टैक्स लगाया था, ध्यान रखेंगे। और ध्यान रखेंगे FST जो है ना, एक ऐसा शासक था, जजिया लगा था ब्राह्मण पर जजिया लगा दिया था, है ना। तो इससे पहले जजिया ब्राह्मण लोग पर नहीं लगता था, अब पहली बार लगाया था ये। तो ये सब कुछ क्वेश्चन है जो याद रखिएगा। FST के बारे में बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है। FST जो है ना, एक क्वेश्चन ऐसा आता है हमको कि ज्वालामुखी मंदिर, जो असम में एक मंदिर था ज्वालामुखी मंदिर, उस पर जो है ना आक्रमण करके लगभग 1300 ग्रंथ को लूट लिया था, जला दिया था, है ना। 1360 ईस्वी में जो है आक्रमण किया था, कहाँ पे, उड़ीसा पर आक्रमण किया था, है ना। और इसके अलावा बहुत सारा नहर बनवाया था, बहुत सारे विभाग की स्थापना किया था, जैसे हो जाएगा आपको कौन, दीवान-ए-बंदगान की स्थापना किया था, है ना, दीवान-ए-बंदगान की स्थापना किया था, दीवान-ए-खैरात की स्थापना किया था, दारुल सफा की स्थापना किया था, है ना, दारुल सफा अस्पताल हो गया, दीवान खैरात हो गया, मतलब विधवा महिला को जो गरीब था उसको दान देता था, और दीवान-ए-बंदगान हो गया सैनिकों के लिए, सैनिक का मतलब उसमें होता था, है ना। तो ऐसे ऐसे व्यवस्था इसमें किया गया था, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ाते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर आगे है, हाँ 43 में है कि अकबर के 1567-68 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन था। देखिए, मेवाड़ का शासक उस समय था राणा उदय सिंह, राणा उदय सिंह था मेवाड़ के शासक। अब अकबर किस किस क्षेत्र में अटैक किया है, कब कब अटैक किया है, और जब अटैक किया है तो वहां के शासक कौन था, इससे बहुत सवाल पूछ रहता है, जो जल्दी बनता नहीं है। इसका अलगे से बता दिए हैं वो ट्रिक, जो कहीं मौका मिले तो जरूर देखना कि वो ट्रिक कैसे था। एक बार में एक वीडियो में ना आपको याद हो जाएगा, गारंटी है, मतलब याद हो जाएगा वो, मतलब उस समय वहां का शासक कौन था, है ना। जैसे हम बोलते हैं, कुछ बोल देते हैं हम, जैसे हम बोलते हैं कि अकबर जिस समय आक्रमण किया था कहाँ पे, रणथंभौर में, तो वहाँ शासक कौन था, वहाँ शासक था कौन, सुरजनहाड़ा। जब आक्रमण किया था यहाँ पे अहमदनगर पर, है ना, तो वहाँ का शासक कौन था, वहाँ की शासक थी चांद बीबी, है ना। जब क्या था दौलताबाद पे, तब जो शासक कौन थी, चांद बीबी। जब क्या था कहाँ पे,
जब क्या था यहाँ पे, कहाँ आ जाए, यहाँ पे आ जाते हैं चित्तौड़ में हो गया, कहाँ पे बोले चित्तौड़ किसका, यहाँ चित्तौड़ तो हो ही गया ना। जब क्या था आक्रमण ये अथी गुजरात पे, है ना, तो कौन था वहाँ पे शासक, वहाँ पे था कोई मुस्लिमों का तृतीय नाम था, है ना, कोई तृतीय नाम था। जब सबसे फेमस था इसका बंगाल और बिहार वाला, जब अकबर क्या था बंगाल और बिहार पर आक्रमण, तो शासक कौन था, यहाँ का शासक था दाऊद खान, दाऊद खान। जब क्या था ये सिंध पर आक्रमण, तो उसका वहाँ का शासक कौन था, कौन था, शासक था जूना खान करके, है ना, जूना खान करके, है ना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है ना पूछते रहता है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में है कि पटाखों से निकलने वाली हरी ज्वाला किस कारण उत्पन्न होती है। जो हरा निकलता है ना उसको उस बेरियम से निकलता है, बेरियम जलाते हैं तो हरा कलर का जलता है, वो तो बेरियम से जलता है हरा कलर का। क्वेश्चन नंबर 44 में है कि लोकसभा में प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे। ये थे राम सुभाग सिंह। राम सुभाग सिंह जो है लोकसभा में प्रथम विपक्ष के नेता रहे हैं, है ना। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष बोलेगा तो जीवा वलंकर होता है। प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष बोलता है तो होता है वो आपको कौन, अनंत शयनम आयंगर होता है। अगर बोलेगा कि लोकसभा की स्थापना कब हुआ था, तो ध्यान रखिएगा लोकसभा की स्थापना हुआ था भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत 1923 में, है ना। और 1923 में उस समय जो उसका मतलब भारतीय सदस्य मतलब अध्यक्ष बना था ना, वो था विठल भाई झावेरी भाई पटेल। आप देखेंगे बढ़िया क्वेश्चन है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 में है ना कि ग्लूकोज का एक अणु एंजाइम उत्प्रेरित श्रृंखला की अभिक्रियाओं द्वारा पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में टूट जाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं क्या, इस प्रक्रिया को कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। इसमें क्या होता है ना, कार्बन क्या होता है, 6 अणु होता है, क्या कार्बन का, सॉरी ग्लूकोज का 6 अणु होता है ना, C6H12O6। तो कार्बन के 6 अणु जो है ना टूट जाता है 3-3 अणु वाले 2 भाग में, है ना, उसी को बोलते हैं पायरुविक अम्ल। ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 में है कि गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में है। ये सबको पता है, इजी क्वेश्चन है। गारो हो गया, खासी हो गया, जयंतिया हो गया, ये सब का सब जो पहाड़ी है कहाँ पे है, मेघालय में। इसी गारो खासी, इसी यही जो है गारो खासी जयंतिया जो है ना त्रिकोण बनाता है, मतलब कीप के आकार का रचना बनाता है। कीप के आकार समझ रहे हैं, कीप का आकार ऐसे होता है, कीप का आकार का रचना बनाता है, ऐसे कुछ ऐसे, है ना, ऐसे बनाता रचना, है ना। तो क्या होता है ना, हवा जब आता है इसमें फंस जाता है, हवा यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, फंस जाएगा। और इसी कारण से जो है ना ये क्षेत्र रहता है मेघालय। इसी क्षेत्र में जो है ना जब हवा फंस जाता है यहाँ पे आके, तो यहाँ पे बहुत घनघोर वर्षा होती है, जो बोलता है कि दुनिया में सबसे अधिक वर्षा होता है कहाँ पे, यही मेघालय में, है ना, मानेसरा मेघालय में। तो ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 84 में है कि डेविस कप का संबंध किस खेल से है। डेविस कप का संबंध किससे है, टेनिस से, टेनिस से, है ना। और हो गया आपका 49 में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, नहीं है चुनना है। तो देखिए गार्डन रिसीप कहाँ पे, कलकत्ता में है, सही बात है। गार्डन रिसीप कहाँ पे है, कलकत्ता में है। जो बनाता है कौन, यही सब जहाज वगैरह बनाता है, पानी में जहाज बनाता है ना। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड वास्को डी गामा गोवा में ही है। वास्को डी गामा जगह, गोवा में एक जगह है वास्को डी गामा, वहाँ पे है, सही बात है, गोवा में है ये, है ना। मझगांव डाकशिप लिमिटेड जो है ना ये मुंबई में है, दे दिया है, गलती बात है, ये मझगांव मुंबई में है ना। और हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड जो है वो विशाखापट्टनम में है, सही बात है। हिंदुस्तान शिपयार्ड जो है ना कहाँ पे है, विशाखापट्टनम। तो गलती चुनना था तो कौन जगह, मझगांव। मझगांव कहाँ पे है, मुंबई में है। और एक क्वेश्चन और है कि राज्यसभा साधारण विधेयक को अधिकतम लंबित कर सकती है। मतलब कि राज्यसभा जो है ना साधारण विधेयक को अधिकतम कितने दिन तक लंबित कर सकती है, मतलब रोक सकती है। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर जो होगा वो कौन, 6 महीना, 6 महीना। मतलब कि राज्यसभा जो है ना अधिकांश साधारण विधेयक को 6 माह तक रोक सकता है। लेकिन यही रहेगा धन विधेयक, तो धन विधेयक जो है ना इसको केवल और केवल 14 दिन तक रोक सकता है। अगर 14 दिन में कुछ बोला तो बोला, नहीं तो ऑटोमेटिक अपने आप पास हुआ माना जाएगा धन विधेयक, है ना। हालांकि धन विधेयक राज्यसभा में नहीं उठाया जाता, धन विधेयक जो है लोकसभा का मुद्दा है
राज्यसभा में सिर्फ उसका फॉर्मेलिटी पूरा करने दिया जाता है कि आप ही देख लीजिए, दर्शन कर लीजिए, है ना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनता रहता है हमेशा। और कुछ इसमें ऑप्शन था, है ना, वही सब है ना। यहाँ से एक सवाल बनता है कि राज्यसभा से अभी तक फिलहाल में कौन कौन आदमी जो है प्रधानमंत्री बना है, मतलब राज्यसभा में था प्रधानमंत्री बन गया है। हालांकि जनरली जो बनता है प्रधानमंत्री बनता है लोकसभा के आदमी, है ना, क्योंकि वहाँ पर लोकसभा चुनाव होता है, राज्यसभा चुनाव होता नहीं है ना। जनरली राज्यसभा चुनाव होता है, लेकिन वो होता है कौन, वो होता है जो चुने हुए अथी लोग होते हैं वो चुनता है, पब्लिकली नहीं होता है उसको चुनाव, है ना। तो राज्यसभा चुनाव होता है जो मतलब प्रधानमंत्री बना है उसका टीका रखिएगा, परीक्षा रखना है इंद्रदेव गुम हुए, इसे करके इंद्रदेव गुम हुए, है ना। मतलब रखना है इसका क्या है, इंदिरा गांधी पहले बनी थी प्रधानमंत्री तो राज्यसभा सदस्य थी, है ना। एच.डी. देवगौड़ा भी बने थे प्रधानमंत्री तो राज्यसभा सदस्य थे, है ना। और गुस रखना है आई के गुजराल जो है बने थे प्रधानमंत्री, ये भी राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। और मान रखना है मनमोहन सिंह भी जो है राज्यसभा के सदस्य थे। तो ये सब 4-5 जो है ना क्या हुए, राज्यसभा के सदस्य थे और बन गए हैं क्या, प्रधानमंत्री। सवाल यहाँ से बनता है और बना हुआ सवाल है कई बार, ठीक है। तो इस तरह से आज का 50 क्वेश्चन हो गया। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक ना। आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू। अब अगला सेशन करेंगे अगले दिन।